वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जो चमत्कारी प्रदर्शन हाल फिलहाल में किए हैं और अखबार में सुर्खियां बटोरी हैं, दुनिया के चर्चा के मुद्दों में ये शामिल हो गया है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत तेजी से द्रुत गति से चल रहा है। तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हम एक नया नाम बनकर उभरे हैं। नया नाम तो नहीं कह सकते क्योंकि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कोई आज का नहीं है, हालांकि शुरू किए भी बहुत समय नहीं बीता है एक बड़े परिदृश्य में अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी अब चर्चा इस समय बहुत जोर शोर पे हो रही है। ये टॉपिक इसी वजह से आयोग ने दिया था, परीक्षा में निबंध के विषयों में ये शामिल था, इसे शामिल होना ही था किसी न किसी रूप में, तो ये बिल्कुल सीधे सीधे आ गया। ये आयोग की भलमनसाहत है कि सीधे सीधे टॉपिक दे दिया गया, इसे घुमाकर भी दिया जा सकता था, लेकिन ये सीधा मुद्दा, तो इस पर आप लिखेंगे कैसे? कुल मिलाकर यहाँ लिखने का हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। मॉडल निबंध तो आते जाते रहते हैं, इस टॉपिक के न जाने कितने मॉडल आपको मिल जाएंगे, सिर्फ यही एक मॉडल नहीं है। मतलब जितनी पुस्तकें निबंध से संबंधित हैं उसमें ये अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत वाला जो टॉपिक है ये कॉमन होता है, आराम से मिल जाता है। लेकिन आपको लिखना है अपने शब्दों में, अपनी विचारधारा को उसमें डालना है और लेखन शैली आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि मौलिक है, ठीक है, उससे मौलिकता एकदम झलक कर बाहर आनी चाहिए। तो वैसा लेखन आप कैसे करें, ये आपका मार्गदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। चलिए देखते हैं। शुरू करने के किसी भी निबंध को दो तरीके हो सकते हैं, ये टॉपिक पर डिपेंड करता है, मतलब जो शीर्षक आपको दिया गया है उस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका अख्तियार करते हैं। तो जो ज्वलंत मामले हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है जो कि अभी हाल फिलहाल में, करंट अफेयर तो वैसे भी चर्चित होता है, ताज़ा तरीन चीज़ है, लेकिन ऐसा कोई मामला है जो कि अभी चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो उसमें करंट अफेयर की चीज़ों से या जो ताज़ा तरीन घटनाक्रम है वहाँ से शुरू करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इससे आपकी प्रस्तावना आकर्षक बनती है और कहा जाता है कि शुरुआत आप अच्छी करें तो सब कुछ अच्छा होता है, हालांकि अंत को भी सही करना ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं। शुरू करने के हज़ारों तरीके हैं, आप जो अख्तियार करें, लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की जो सफल अभियान यात्रा है उसके साथ भारत का सितारा बुलंद हो गया है। भारत जो है वो विश्व क्षितिज में चमक रहा है, सूर्य की भांति चमक रहा है। हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भविष्य के अनेक महत्वाकांक्षी मिशनों पर लगातार दिन रात काम कर रहा है और इससे पता लगता है कि आने वाला समय भारत का है, हम लोगों का है, ठीक है। ऐसे करके आप अपनी प्रस्तावना को दमदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसमें कविता भी लिखी जा सकती है, कविता लिखकर भी शुरू किया जा सकता है, वो भी एक तरीका है। भारत ने जब अपनी अंतरिक्ष यात्रा को शुरू किया था, अब हम थोड़ा सा पीछे की ओर जाएंगे, ठीक है। तो भारत ने जब अपनी अंतरिक्ष यात्रा को शुरू किया था तब अनेक देशों ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी, मजाक उड़ाया था कि भला ये क्या कर लेंगे, इनका सारा सामान तो बैलगाड़ी पर लाद कर जा रहा है, लॉन्चिंग की व्यवस्था ही नहीं है, लॉन्चिंग पैड ही इनके पास नहीं है, दूसरा देश जो है वो इनके रॉकेट को लॉन्च करवा रहा है और साइकिल पर ये अपना रॉकेट का मटेरियल लाद कर ले जा रहे हैं, तमाम चीज़ें, मतलब ये बैलगाड़ी वाले क्या कर लेंगे, ऐसी लोगों के मन में धारणा थी जो विकसित राष्ट्र थे। हालांकि काला दौर उन्होंने भी देखा था, लेकिन वो हमारी कद्र नहीं कर रहे थे। तो अब उन्हें करारा उत्तर मिल चुका है, उन्हें ये परिचय प्राप्त हो चुका है कि भारत अपने आप में स्वयं सिद्ध है, उसे किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, और हमने ये चीज़ अब उनके सामने रख दी है, मतलब प्रमाणित कर दी है, ठीक है। प्रमाणित अपने आप हो गई है, हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो सीमित संसाधनों में हमने वो किया है जो कि विकसित राष्ट्रों के लिए स्वप्न था। वो कभी भी इतने ज़्यादा मतलब इतना फैला कर उनके पास मटेरियल होता है तब भी उनकी बहुत सारी जो कोशिशें हैं वो असफल होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सीमित संसाधनों में चीज़ों को शुरू करते हैं। हमारे पास साधन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी जो इसरो के प्रोग्राम होते हैं या हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम होता है उसमें ऐसा नहीं है कि संसाधनों की बहुतायत है, सब कुछ एकदम बेशुमार भरा हुआ है, हम जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ एकदम लिमिटेड अमाउंट में होता है। उसके बावजूद हम सफल मिशनों को अंजाम देते हैं, तो ये अपने आप में प्रशंसा का विषय है और दूसरों के लिए ईर्ष्या का है, ठीक है। तो ये चीज़ आगे आप देखें, उस चीज़ को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब आगे आप लिख सकते हैं कि भारत में जो आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, अब इनका परिचय आपको देना चाहिए, शुरुआत यहीं से होती। इन्होंने अंतरिक्ष के रहस्यमयी लेकिन रोमांचक फलक पर भारत को प्रतिष्ठित किया। हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम ये कौन से उद्देश्य के साथ चलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ क्या इसीलिए चलता है कि रॉकेट लॉन्च करके अपना नाम कमा ले और फोटो छपवा ले और सुर्खियाँ बन जाएं इससे? ऐसा नहीं है। जन कल्याण इसका एकमात्र उद्देश्य होता है। मतलब अंतरिक्ष कार्यक्रम के जरिए हम देश का कितना भला कर सकें, जनता का कितना भला कर सकें, इसी पर्पज़ के साथ इसे किया जाता है।
तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का वही मूल उद्देश्य यहाँ समझाया गया है, राष्ट्रहित। अंतरिक्ष की तकनीक और उसके जो अनुप्रयोग हैं उनका प्रयोग लोगों के हित में किया जाए, जनता को उससे फायदा पहुंचे, देश की अर्थव्यवस्था को उससे लाभ पहुंचे। आगे आप अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की चर्चा अवश्य कीजिएगा। तो वर्ष 1969 यानी 1969 ये वो समय था जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई और यह संस्था देश को लगातार गौरवान्वित कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और उनके करीबी सहयोगी वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई अभी पीछे आपने देखा, इनका संयुक्त प्रयास था जिससे कि इसरो की स्थापना हुई और भारत सरकार का जो अंतरिक्ष विभाग है वो इसे प्रबंधित करता है। ये आपने थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो अपने अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दिया जो कि आवश्यक था। ये सारी बातें हमने की। अब भारत को दुनिया के सामने सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने का भी जो श्रेय है वो इसरो को दिया जाता है। हालांकि हम हर क्षेत्र में सॉफ्ट पावर नहीं है, ये परिस्थितियां तय करती हैं कि हमारा जो रवैया है वो सॉफ्ट रहेगा कि हार्ड रहेगा। ठीक है, अब आगे कुछ उपग्रहों की चर्चा है, जैसे कि जीसैट है, इनसैट है। ये जो उपग्रह हैं ये सूचना और दूरसंचार से जुड़े हुए हैं। तो इसरो ने देश में दूरसंचार, प्रसारण, ब्रॉडबैंड और संरचना के क्षेत्र में विकास के नए दरवाजे खोले। ठीक है, कैसे इसरो का योगदान है वो बताया जा रहा है। इसरो की एक और महत्वपूर्ण भूमिका भू पर्यवेक्षण के क्षेत्र में है। भारत में मौसम विज्ञान का या मौसम का पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, संसाधनों की मैपिंग, ये सब काम भू पर्यवेक्षण के माध्यम से ही संभव है। तो इसके नियोजन के लिए जो इसरो की टेक्नोलॉजी है वो क्रांतिकारी है, उससे बहुत लाभ हुआ है। मौसम की सटीक जानकारी के द्वारा कृषि का समायोजन, जल प्रबंधन, आपदा का समय रहते हम कुछ प्रबंधन कर सकें, रोक तो नहीं सकते लेकिन प्रबंधन कर सकें, सतर्क हो सकें, ये सब भी इसी टेक्नोलॉजी से संभव है। भारत में वन सर्वेक्षण का जो डाटा है वो भी ऐसे ही आता है, मतलब उपग्रहों के माध्यम से ही सर्वे किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप नौवहन टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक है, उसका इस्तेमाल, मतलब उसका जिक्र कर सकते हैं कि इसका उपयोग भारत में वायु सेवाओं को मजबूत करने और उनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए, वायु आधारित सुरक्षा में चुनौतियों की कमी नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब लिखने का अपना तरीका अपनाइएगा। भारत का गगन कार्यक्रम, इसके अलावा IRNSS जैसी जो प्रणालियां हैं, अब इसका जो नया नाम है वो नाविक हो गया है। 2016 में ही नाम बदल दिया गया था, काफ़ी पीछे की बात है। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, तो नया वाला नाम आप लिख सकते हैं। और अगर पुराना लिख रहे हैं तो नए वाले का उल्लेख करिएगा कि शुरुआती वो था, अब नया वाला ये हो गया है। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर उन्नति की है और खुद को सिद्ध किया है। उपग्रह प्रक्षेपण का जो कारोबार है, यहाँ कारोबार शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी व्यवसायीकरण की बात हो रही है, तो वह भी तेजी से चल निकला है और भारत भी उसमें अपना हाथ आजमा रहा है, शुरू किया है अभी हाथ आजमाना। अभी उतना बड़ा व्यवसायी भारत नहीं बना है। ठीक है, तमाम उपलब्धियां, अब यहाँ तक हमने तारीफें की हैं, आशाएं जगाई हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं, उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो चुनौतियों को यहाँ एक एक करके देख लेते हैं। तमाम उपलब्धियों और संभावनाओं के बावजूद भारत के पास एस्ट्रोनॉट प्रशिक्षण और मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए लॉन्च व्हीकल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी कमी। हालांकि गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हमें उज्जवल भविष्य की झलक अवश्य दिखाते हैं। ठीक है, तो आप जो आगे का भविष्य है, आगे के भविष्य की संभावना है, उसका जिक्र करते हुए जो चुनौतियां हैं उसको गिनाते रहिए। लॉन्च व्हीकल, लॉन्च क्रू मॉड्यूल है या स्पेस कैप्सूल रीएंट्री टेक्नोलॉजी है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी जो भारत के पास है नहीं, या कम मात्रा में है, या सीमित मात्रा में है, या जिनका भी अभाव है, उसका जिक्र करें आप। और आप कह सकते हैं कि इन सभी में अभी विकास, मतलब एक अच्छा विकास करना बाकी है। इसके अतिरिक्त मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए यहाँ आप देख रहे हैं, अंतरिक्ष उड़ान या अंतरिक्ष अभियान के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की तकनीकी क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। PSLV और GSLV अभी तक मैंडेटेड नहीं है। अच्छा, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रा बताएं मैंडेटेड का मतलब क्या होता है, ये जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, अगर आपको पता है तो बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। मौजूदा समय में दुनिया की कई कंपनियां अंतरिक्ष की वाणिज्यिक दौड़ में शामिल हुई हैं और इन कंपनियों ने दुनिया को भी अंतरिक्ष के व्यावसायिक उपयोग के लिए उकसाया है। मतलब कुछ बड़ी कंपनियों ने पहले हाथ आजमाए, अब उनको देखकर जो बाकी हैं वो प्रोत्साहित हो रही हैं। और ये ठीक भी है, मतलब अगर इसे स्वार्थ के एकदम आखिरी हद तक ना पहुंचाया जाए, व्यावसायिक चीज़ों में स्वार्थ होता ही है, लेकिन उसे एकदम से अति न किया जाए तो इसका फ़ायदा मिलेगा। वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का आकार करीब $350 बिलियन के आसपास का है, जो कि 2025 तक काफ़ी बढ़ने का अनुमान है, तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है। और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो 550 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो अंतरिक्ष कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है और भारत का भविष्य भी उज्जवल है, क्योंकि हम तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं और उस दिशा में हम कदम भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारत का जो अंतरिक्ष उद्योग है वो अभी सीमित आकार का है, छोटा है, करीब $7 बिलियन के आसपास का है, जो कि पूरी दुनिया के मार्केट का अगर देखा जाए तो केवल 2% होता है। तो काफ़ी कम है, यानी हमें और ग्रोथ करनी होगी, क्योंकि यहाँ कंपटीशन तगड़ा है।
इसरो का ऐसा अंदाजा है कि वर्ष 2030 तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेगा। अब ये सिर्फ एक कयास है, मतलब बहुत सारे ऐसे मिशन थे जिन्हें कि कहा गया कि वो एक तय समय पे लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन उनमें देर हुई। जैसे आदित्य L1 इस वर्ष लॉन्च हुआ है, जबकि उसको काफ़ी पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन तमाम बाधाएं आई। तो बाधाओं का हम नहीं जानते कि वो कौन सी किस प्रकार से आएंगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक अनुमान है कि 2030 तक एक स्पेस स्टेशन हमारा भी होगा, भारत का भी होगा। और गगनयान परियोजना पे तेजी से काम हो रहा है। यह परियोजनाएं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के आर्थिक सांचे की या आर्थिक उपयोग की जो संभावनाएं हैं उसको बढ़ाने का काम करेंगी। अब निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप, कुछ लोग मानते हैं कि निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें सरकार या जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसी के अधीन होनी चाहिए। तो निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप अभी हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सीमित ही है, लेकिन औद्योगिक परिदृश्य में अल्प सहयोग इनका लिया ही जा सकता है, मतलब लिया जाता है, बल्कि जा सकता नहीं है, बल्कि एक छोटे हद तक लिया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान है नासा, अमेरिका का। तो ये भी प्राइवेट सेक्टर के भरोसे बहुत से काम किया करता है। इसका मैक्सिमम काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के भरोसे होता है यहाँ, और ग्रोथ भी अच्छी खासी है। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, मतलब एक सीमित मात्रा में हम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अवसर दे सकते हैं, जिससे कि व्यावसायिक क्षेत्र में हमारी साख और मजबूत होगी। हालांकि जैसे तमाम एप्लीकेशन मेकर हैं, गूगल प्ले स्टोर आप देखते हैं या एप्पल का अपना स्टोर है, तो जहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो जो ऐप मेकर्स हैं वो एंड्रॉयड और एप्पल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने एप्लीकेशन को बेचते हैं, वहाँ लगाते हैं बाजार में, मतलब वो एक तरह का बाजार ही तो है। और वहाँ से फिर लोग उसे डाउनलोड करते हैं, खरीदते हैं, इससे वो भी मुनाफा कमाते हैं और एप्पल और एंड्रॉयड का, मतलब गूगल का भी फ़ायदा होता है ना। तो इस तरीके से स्मार्टफोन के उपयोग में एक क्रांतिकारी बदलाव आप कल्पना करके देखिए। अगर वो एप्लीकेशन नहीं होते, जो छोटे छोटे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर्स में दिख जाते हैं, वो अगर नहीं होते तो आपकी दुनिया कैसी होती, सोच कर देखिए। तो ऐसी स्थिति में स्मार्टफोन का जो उपयोग है उस क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई है। हम बड़े बड़े कामों को उन सॉफ्टवेयर्स के जरिए करने में सक्षम हो पाए। असल में वो एप्लीकेशन क्या होते हैं, वो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर ही तो होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर भारत लाभदायक संभावनाओं के द्वार खोल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। देखिए, लिखने के लिए बहुत कुछ है, मतलब अंतरिक्ष जितना बृहद है वैसे ही लिखने के लिए भी इसमें बहुत कुछ आपको सामने मिल जाएगा, और मटेरियल की कमी नहीं है। लेकिन शर्त वही है कि उसे अपने मौलिक रचनात्मकता में आप ढाल कर लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और एकदम से आप रटंतु तरीके से वही परंपरागत तरीका अख्तियार करके लिख देंगे तो एक औसत नंबर मिल जाएंगे, और फिर आप शिकायत करेंगे कि आयोग नंबर नहीं देता। तो इसीलिए अपनी लेखन शैली को विकसित करिए, अपनी बौद्धिकता को जागृत करिए, इसी में आपका फ़ायदा है। तब तक के लिए नमस्कार।